दोस्तों वज़ीर एक्स की जेट्टाई वाली सिंगापुर की कंपनी ने पहली बार फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश की है। हमारे इंडिया में तो हर साल पब्लिश करनी पड़ती है फाइनेंशियल रिपोर्ट में, यानी कि जितना भी पैसा आया और जितना भी गया उसकी पूरी डिटेल होती है। जिसमें सबसे पहली बात मुझे जो अच्छी खबर दिखी वो तो ये देखी कि 2022 में इन्होंने 108 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था। ध्यान दीजिएगा, 2022 और उससे पहले एक्सचेंज बहुत अच्छा चल रहा था, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट एक्सचेंज था। उसके बाद दूसरी बात इसमें ये पता चली कि डायरेक्टर रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है ये इन्होंने दिखाया नहीं। जनरली ये दिखाना कंपलसरी होता है कि जो भी कंपनी से डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है उनकी ट्रांजैक्शन दिखाए। तीसरी बात हमें ये पता चली कि वज़ीर एक्स के ऊपर 125 करोड़ का लोन है। इस बारे में मैंने ट्विटर पे उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। और चौथी बात ये है कि 2023 में इन्होंने एडवर्टाइजिंग पे 2.4 मिलियन का एक्सपेंसेस किया था, लेकिन 2022 में इन्होंने एडवर्टाइजिंग पे 80 मिलियन का एक्सपेंसेस किया, यानी कि 33 गुना ज़्यादा। 33% ज़्यादा तो सुना था, 33 गुना ज़्यादा तो सुना नहीं, कुछ तो झोल है भैया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वज़ीर एक्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट के मेन पॉइंट। सबसे पहले देख रहा है रेवेन्यू। तो 2023 में इन्होंने लगभग 12 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, और जिसमें से इन्होंने कई सारे खर्चे किए हैं, जैसे कि सेल और मार्केटिंग पे 2.4 मिलियन, एडमिनिस्ट्रेटिंग में 6.8 मिलियन। उसके बाद बात करें तो 2022 में आप देख सकते हैं 108 मिलियन का इनको प्रॉफिट है। बढ़िया, एक साल में 108 मिलियन ट्रेडिंग से प्रॉफिट है, बढ़िया प्रॉफिट है। उसके बाद सेल और मार्केटिंग में खर्चे 79 मिलियन सेल और मार्केटिंग में। भैया पिछले साल तो खर्चे थे सेल मार्केटिंग में 2 मिलियन, 2023 में 2 मिलियन और 2022 में लगभग 80 मिलियन। बाप रे बाप, 2 मिलियन से 4 मिलियन हो सकता है, 5 मिलियन हो सकता है, 10 मिलियन हो सकता है, सीधे 80 मिलियन क्या कैसे हो गया एडवर्टाइजमेंट पे और मार्केटिंग पे। तो भैया मैं बताता हूँ, ये मैंने भी कंपनी 15 साल चलाई है। डायरेक्टर लोग एक बहुत आसान टेक्निक यूज़ करते हैं कि डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकते, तो वो किसी दूसरी कंपनी, दूसरी एजेंसी के बहाने से पैसे निकालते हैं और वहाँ से वो पैसा ले लेते हैं। तो ये जो 80 मिलियन दिख रहा है, और चूंकि ये जेट्टाई कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और सिंगापुर जो है बिजनेस के लिए प्रो फ्रेंडली है, तो डायरेक्टर को ये फुल पावर देता है कि कहीं भी कितना भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 80 मिलियन अपनी ही किसी सब्सिडरी कंपनी में इन्होंने ट्रांसफ़र किया होगा और फिर वो ट्रांसफ़र कर दिया होगा दुबई। जैसा कि मैं पिछले सारे वीडियो में बोल रहा हूँ कि वज़ीर एक्स के पास इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, तो उसके बाद ये यूज़र से 12 मिलियन इसने क्यों लिए? लीगल एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद इतना 100 मिलियन का प्रॉफिट सिर्फ इसका एक साल में है। दोस्तों मान लीजिए कि 2023 में सिर्फ 12 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, जो सारे खर्चे में चले गए, क्योंकि 2023 के बाद से गवर्नमेंट ने 1% TDS और 30% टैक्स ला दिया था, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया था। लेकिन कंपनी पिछले 7 साल से चल रही है, तो 7 साल से 100 मिलियन अगर 7 साल में देखें तो 700 मिलियन हुआ। 700 मिलियन नहीं, स्टार्टिंग में कम प्रॉफिट हुआ होगा तो 400 मिलियन, 500 मिलियन, इतना इनका प्रॉफिट रहा ही होगा पिछले 7-8 सालों में। साथ ही बात करें कि ये लोग क्रिप्टो में डील करते हैं और इनके पास क्रिप्टो ही था, तो आप ये समझ लें कि 5 साल पहले इन्होंने इथेरियम और बिटकॉइन रखा होगा तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद ये 236 मिलियन यूज़र का देने के लिए इतना लोचा कर रहे हैं। मतलब ये कि ये जितने पैसे इनके पास प्रॉफिट है वो उनका प्रॉफिट, जो निश्चल सेट्टी लेके भाग गया वो निश्चल सेट्टी का, और जो क्रिप्टो डूब गया वो आपका डूबा। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि सिंगापुर मॉरिटोरियम को आपको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि सिंगापुर की कोर्ट जो है सिर्फ ये देखेगी कि भैया इनके पास कितना क्रिप्टो अवेलेबल हैं और उस क्रिप्टो को यूज़र में एक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोशिश करेगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट सारी डिटेल देखेगी कंपनी के कि शुरू से लेके अब तक आपने कंपनी में कितना प्रॉफिट किया और कितना आपने एक्सपेंसेस किया। जैसे कि ये एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है, सेल और मार्केटिंग में 2023 में सिर्फ 2.5 मिलियन थे और 2022 में 80 मिलियन हो गया।
तो ये डेटा किसी को भी शॉकिंग लगेगा, सबसे पहले वो इसकी डिटेल मांग लेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो रेवेन्यू के सामने नोट 14 दिख रहा है, यानी कि 108 मिलियन का रेवेन्यू कैसे आया, नोट 14 में इनकी डिटेल होगी, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम में नोट 15 दिख रहा है, लेकिन सेल और मार्केटिंग में इन्होंने कहाँ एक्सपेंसेस किया ये दिखाया ही नहीं, यानी इनकी डिटेल दी नहीं है। मतलब कि भैया झोल है बहुत बड़ा इसमें। एक्सपेंसेस 20 गुना 10 गुना तो कभी नहीं होते, किसी भी कंपनी के नहीं होते, तो इसमें झोल है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है, इसीलिए इस एक्सपेंसेस की डिटेल इन्होंने नहीं दी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 14 पे। नोट 14 जो दिया हुआ था उसमें ये बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से 2022 में 6.5 मिलियन का इनको प्रॉफिट हुआ। ट्रेडिंग कमीशन की बात कर रहे हैं तो 101 मिलियन का इनको ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ, टोटल 108 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2023 की बात करें तो 5.7 मिलियन का इनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से प्रॉफिट हुआ और 6.3 मिलियन का इसको ट्रेडिंग कमीशन से प्रॉफिट हुआ। वो तो जाहिर सी बात है कम ही प्रॉफिट होगा 2023 में, क्योंकि टीडीएस और टैक्स की वजह से लोग ट्रेड करना कम कर दिए थे 2022 के बाद। लेकिन 2021 का क्या, 2020 का क्या, 2019 का क्या, 2018 का क्या, कंपनी तो 2017 से चल रही है, बाकी प्रॉफिट कहाँ गया। दोस्तों दूसरी जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ दिख रही है वजीर एक्स एफिडेविट 2 में, अदर पेएबल, यानी कि इनको अदर लोगों को कुछ ना कुछ पेमेंट करना है, उस पेमेंट की डिटेल यहाँ पे दिख रही है। 8 मिलियन, 9 मिलियन, फिर 1 मिलियन, शेयर होल्डर को इन्हों $8 देना है, उसके बाद रिलेटेड पार्टी को 11,000 देना है, उसके बाद अदर में 23 मिलियन। 2023 में देखिए आप नीचे 23 मिलियन अदर, मतलब अदर किसी को 23 मिलियन इन्हें पे करना है। उसके बाद 2022 में देखिए तो 97 मिलियन अदर किसी को पे करना, लेकिन इन्होंने 99% अदर में डाल दिया। मतलब ये कि सब कुछ भैया हिडन ही है, बताना ही नहीं है, तो ये इस तरह की रिपोर्ट फिर बाहर लाई क्यों, जिसमें तुम ये नहीं बता रहे हो कि 80 मिलियन कहाँ निकाल के गए। उसके बाद 100 मिलियन ये, और उसके बाद 24-25 मिलियन ये, तो 125 मिलियन तुम्हें किसको देना है, किसका लोन ले रखे हो, चूतिया तुमने बताया ही नहीं। तो फिर ये रिपोर्ट का मतलब क्या हो जाता है। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बात ये दिख रही है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जब भी कोई कंपनी होती है तो उसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। इसमें यह होता है कि कंपनी के मेन जो शेयर होल्डर हैं या जो डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्ट रिलेटेड पार्टी है, उनके साथ किस तरह का ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया, ये इसलिए देखा जाता है ताकि डायरेक्टर या शेयर होल्डर का एक लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ ना कर सके फंड को। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इन्होंने कुछ देखा ही नहीं रखा है। दोस्तों ये किस तरह की रिपोर्ट हुई, ये तो सिंगापुर लॉ के भी खिलाफ है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल कंपलसरी होता है कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर ने अब तक कितना पैसा विड्रॉ किया है उसकी डिटेल तो हर हाल में होनी ही चाहिए, लेकिन इस डिटेल को भी इन्होंने हिडन डाल दिया। तो दोस्तों ये रिपोर्ट सिर्फ बनाने के लिए दी गई है, ये रिपोर्ट बिल्कुल बकवास है। इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें सीक्रेट ही रखी गई है, कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो दोस्तों इनकी बैंड बजाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप जाके फटाफट पुलिस कंप्लेन कीजिए। अगर आप जाना नहीं चाहते तो साइबर क्राइम यूनिट को आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंप्लेन जितनी ज़्यादा आएगी गवर्नमेंट के पास उतनी ज़्यादा प्रेशर जाएगी, तो आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी होगा। और इंडिया में अगर केस चला ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वजीर एक्स के प्रॉफिट से या निश्चल शेट्टी जो दबा के बैठा है, इतना पैसा तो निश्चल शेट्टी और वजीर एक्स प्रॉफिट से दबा के बैठा होगा, और इंडियन गवर्नमेंट अच्छे से चूस चूस के पैसे निकालेगी। सबसे पहले पीएमएलए का केस लगाएगी और उसके बाद देखो फटाफट उसको पैसे निकालने का तरीका एक से एक दिख जाएगा कि यूज़र के फंड 100% कैसे रिफंड किया जाए।